उस आइलैंड का विलेज बाहर से बड़ा शांत और खुशमिजाज लग रहा था। विलेजर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, लेकिन जांगी को कुछ गड़बड़ सी फील हो रही थी। अब जब वर्ल्ड एंड हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था और हर जगह रिसोर्सेज की कमी थी, तो इतना वार्म वेलकम कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल लग रहा था। उसका टाइम इको इंस्टिंक्ट कोई खतरा डिटेक्ट नहीं कर रहा था और ऑन ऑर्चर्ड्स में फ्रूट्स वाकई में काफी थे। फिर भी उसने जो केयर और लाओतियान से धीरे से कहा, केयरफुल रहो, हम पहले भी ऐसे सिचुएशंस में फंस चुके हैं। पहले थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, दूसरों को टेस्ट करने दो। झांग ये खुद विलेजर्स के घर नहीं गया। उसका पर्पस था कि बाकी लोग जाकर देखें क्या ये प्लेस सच में सेफ है या नहीं। कुछ लोग कॉशियस थे, ना फल खाए, ना किसी हट में घुसे। तभी कुछ लेडीज झांगी और उसकी टीम को डिनर के लिए इनवाइट करने आई। झांगी ने मना कर दिया, थैंक्स, हम ऑलरेडी खा चुके हैं। लेडी ने अजीब सा स्माइल दिया और चली गई। झांगी, केर और बाकी लोगों को लेकर आइलैंड एक्सप्लोर करने निकला। आइलैंड बड़ा नहीं था, शायद तियानहाई सिटी के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट जितना। हर जगह अजीब ट्रीज थे, जिन पर व्हाइट कलर के लंबे फ्रूट्स लगे थे। तभी जो केयर ने चौंक कर कहा, ये देखो क्या है। पास में एक पॉन्ड था जो -40 डिग्री टेम्परेचर में भी जमा नहीं था। झांगी को शक हुआ। पास जाकर देखा तो पानी में स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल थी और नीचे एक ह्यूमन स्केलेटन दिखा। उसका फेस तुरंत सख्त हो गया। ये आइलैंड नॉर्मल नहीं है, सबको बैक बुलाओ। लाओ त्यान ने लाउड स्पीकर से चिल्लाकर सबको बैक टू शिप बुलाया। कुछ लोग विलेज में फूड खा रहे थे और जाने को रेडी नहीं थे, लेकिन कुछ पैसेंजर्स जो पहले से कॉशियस थे, झांगी को देखकर जल्दी से फॉलो करने लगे। जू यूनकवे और सू नुआनशी ने पूछा, क्या हुआ? झांगी ने शांत लेकिन टाइट टोन में कहा, इस प्लेस से मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है। उस ऑर्चर्ड में डार्कनेस और डैम्पनेस थी, वाइट फ्रूट्स हवा में हिल रहे थे। एनवायरनमेंट और भी हैवी लगने लगा। जैसे ही वो लोग रिटर्न के लिए मूव हुए, वेदर अचानक चेंज हो गया। स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी और ट्रीज से किसी वुमन की हंसी जैसी साउंड आने लगी। तभी एक पैसेंजर ने अपना नेक पकड़ लिया और दर्द में गिर पड़ा। उसके मुंह से एक मोटा व्हाइट वर्म निकला। वो वर्म उसके मुंह को ऑलमोस्ट फाड़ कर बाहर निकला और जमीन पर गिरते ही रेंगने लगा। जोकर ने अपना मुंह कवर कर लिया और कई लोग वहीं वॉमिट करने लगे। कुछ लोगों के मुंह से भी ऐसे ही वर्म्स बाहर आने लगे। झांगी ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था बाहर का फूड मत खाओ। लेकिन तभी ऊपर से व्हाइट फ्रूट्स गिरने लगे। जमीन पर गिरते ही उनके अंदर से ह्यूज मैगॉट्स बाहर निकलने लगे। अब सब समझ गए, ये फ्रूट्स असल में वर्म एग्स थे और ये ट्रीज एक म्यूटेटेड क्रिएचर था। जांगी ने जल्दी से टू वर्ल्ड्स बैरियर एक्टिवेट किया ताकि वो इन वर्म्स से बच सके। वो चीज ज्यादा हार्मफुल तो नहीं थी, पर बेहद डिस्गस्टिंग थी। जो लोग लालच में रुक गए थे, अब वो सब इन कीड़ों का फर्टिलाइजर बन चुके थे। झांगी पूरी तरह शांत था। इतनी लड़ाइयां देख चुका है, कीड़े मकोड़ों से डरने वाला नहीं था। उसने जो केयर को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, चलो वापस बोट पे चलते हैं। मैगट्स के मुंह के पास एक ब्लैक रिंग था जो खुलते ही शार्प टीथ दिखाता। शुक्र है कि जांगी और बाकी लोग पहले से रेडी थे। जांग और केयर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे, जबकि लाओ त्यान और जू युनाक्यू बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने थे। मैगट्स की टीथ चाहे जितनी भी शार्प हो, बुलेट रोकने वाले मटेरियल को नहीं काट सकती। पर जब व्हाइट मैगट्स ग्राउंड से निकलकर उनकी लेग्स पर चढ़ने लगे, तो जू यूनक्यू और सू नुआनशी की हालत खराब हो गई। दोनों जोर जोर से चीखने लगी। झांग, लाओ त्यान और दूसरे लोग शूट करते हुए पीछे हटे, मगर मैगट्स बहुत ज्यादा थे। पैसेंजर्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सो सबको अपनी जान बचानी थी। झांगी ने स्पेस शटल यूज करके जो केयर को बोट पर वापस पहुंचाया। पीछे से जू यूनक्यू चीख चीख के उसे पुकार रही थी, पर झांग ने ध्यान नहीं दिया। बोट पर पहुंचकर उसने स्काई में उड़कर देखा, पूरा आइलैंड अब एक जाइंट ट्री जैसे म्यूटेंट से कवर हो चुका था। वो जगह अब लोगों को रखने लायक नहीं थी। आधे घंटे बाद बाकी लोग भी वापस आ गए। काउंट करने पर पता चला कि 30 से ज्यादा पैसेंजर्स मिसिंग थे। शायद अब वो मैगट्स का फर्टिलाइजर बन चुके थे।
जू यूनिक्यू और सू नुआनशी बचे तो सही, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे जिंदगी का मकसद ही चला गया हो। झांग बोला, डरने वाली बात नहीं है। ये हाफ प्लांट हाफ ऑनऑर्गेनिक म्यूटेंट है। अटैक पावर एवरेज है। पर इससे इतना तो पता चला कि हमारा कोर्स सही है। जल्दी ही हम स्टार रीसी पहुंचेंगे, जहां रहने लायक आइलैंड मिलेगा। आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना आसान था, बस बहुत सारा एक्सप्लोसिव चाहिए होता, मगर उसकी जरूरत नहीं थी। प्लांट टाइप म्यूटेंट्स की रीजन रेटिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तभी जू यूनुक्यू चीख पड़ी, मेरा बच्चा टॉमी अभी भी आइलैंड पर है। उसने पहले टॉमी को एक औरत को सौंपा था, जो शायद अब म्यूटेंट्स के कंट्रोल में थी। अब जू यूनक्यू खुद पर पछता रही थी। झांग ने ठंडी निगाहों से कहा, तुम्हें लगता है ये रोना खुशी का है या गम का? जो केयर ने हंसते हुए कहा, लगता है हैप्पी टीयर्स है। असल में जू यूनिक्यू उस बच्चे से पहले ही परेशान थी और उसे हटाने का बहाना ढूंढ रही थी। उसने किसी अनजान को सौंप कर रिस्क लिया, ताकि बाद में सिंपैथी मिल सके। झांग उसके पास गया और कहा, अगर तुम सच में दुखी हो तो मैं अब भी जाके टॉमी को ले आता हूं। जू यूनिक्यू फौरन घबरा गई, नहीं, बहुत डेंजरस है। कोई डेंजर नहीं, झांग ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ छोटा सा मॉन्स्टर है, अभी आता हूं। नहीं, प्लीज रहने दो। वो नजरें चुराने लगी। झांग ने सिर्फ इतना कहा, ओह ऐसा है क्या, और फिर चुपचाप दूर चला गया। अब जू यूनक्यू को एहसास हुआ कि जो इंसान पहले उसे क्रिटिसाइज लगता था, असल में वही ज्यादा रियल और स्ट्रांग है। लाओ त्यान और केयर को बुलाया और नेक्स्ट लोकेशन डिस्कस करने लगा। अगर हमने आइलैंड देखा है तो हम स्टार्री सी और मार्ले सी के बीच में है। लाओ त्यान ने कहा, नॉर्थ में चलते रहें, 3 दिन में सही लोकेशन कंफर्म हो जाएगी। झांग ये नक्शे पर नजरें जमाए गहरे सोच में डूबा था। उन्होंने आइस फॉग सी में इसलिए सफर किया था ताकि कोलंबियन नेवी उनके सिग्नल्स ट्रेस न कर सके। अब वे उस सी से बाहर निकलकर स्टार्री सी में कदम रखने वाले थे। कोलंबियन नेवी की मेन पेट्रोल यहां नहीं होती, लेकिन छोटे देश और पायरेट्स अक्सर यहां पाए जाते हैं। जांगी ने टेबल पर थपकी दी, अब हर मूव सावधानी से लेना होगा। जल्दी से कोई हाइडिंग प्लेस ढूंढनी है। लाओ त्यान ने हामी भरी। अगले 3 दिन शाओयाओ नॉर्थ की ओर चलती रही। जैसे ही वो आइस फॉग से बाहर आए, सभी पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली। लेकिन जांग यी ने तुरंत एक डिलैपिडेटेड फिशिंग बोट बाहर निकाली, जो उसने पहले पायरेट से ली थी। उसने सबको उस बोट पर शिफ्ट किया और शाओयाओ को अपने एलियन स्पेस में रख लिया। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। बोट थोड़ी तंग थी, लेकिन झांग ही जानता था ये सब टेम्पररी है। उसका प्लान था कि जल्दी से कोई आइलैंड ढूंढे और जरूरी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े, जैसे जो केयर, जू युनकुए और कुछ क्रू। बाकियों को एक आइलैंड पर छोड़कर खाने का सामान देकर वहीं रोकने का इरादा था। एक बार वो जांगनान रीजन लौट जाए, कोलंबिया ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा और किसी भी शिप से लोग उठाए जा सकते हैं। बोट पर सबने खुद को पायरेट्स जैसा दिखाने के लिए गंदे कैमोफ्लाज जैकेट्स पहन लिए। 2 दिन बाद उन्हें फिर पायरेट्स मिले। इस बार सब खुश थे। पायरेट्स दिखना मतलब लैंड पास में है। झांगी ने कहा, ज्यादा फायर पावर यूज मत करो, बस डराओ ताकि सस्पिशन न हो। लाओ त्यान और क्रू ने बस हल्का अटैक किया और दुश्मन भाग गए। झांगी ने तुरंत कहा, फॉलो करो। कुछ देर बाद उन्होंने एक बड़ा आइलैंड देख लिया। हजारों टूटी फूटी शिप्स वहां खड़ी थीं। झूम करके देखा तो समझ आया कि ये जगह रूथलेस पायरेट्स का अड्डा बन चुकी है। बीच पर इंसानी हड्डियां छोटी पहाड़ियों की तरह दिख रही थीं। झांगी ने सबको बुलाया और कहा, इस आइलैंड पर उतरना है और सबको खत्म करना है। कोई दया नहीं, सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। कुछ पैसेंजर्स घबरा गए, लेकिन सबने इतने हॉरर्स देखे थे कि अब दिल पत्थर हो चुका था। तभी सुनुआंसी खड़ी हुई और बोली, क्या आप सच में पूरे आइलैंड की हत्या करना चाहते हैं? क्या इतना क्रूएल होना जरूरी है? झांगी ने उसकी ओर देखा। उसकी कोल्ड नजरों में हल्की स्माइल थी। ओ, मैं क्रूएल हूं? चलो बताओ कैसे। बोट पर सवार लोग समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुछ की बेवकूफी हटती नहीं। जैसे सु नवांसी, जिसे हमेशा लगता था कि वो झांगी के बराबर है।
जू युनकुए ने उसे बच्चों का ख्याल रखने के लिए ऊपर की केबिन दी थी। झांग ही सब देख रहा था, पर उसने दखल नहीं दिया क्योंकि वो पूरा सीन एंजॉय कर रहा था। सुनवानसी ने झांग यी से कहा, वो लोग लोकल रेसिडेंट्स हैं, अगर सरवाइव नहीं कर पाए तो पायरेट्स बन गए। अब जब दुनिया खत्म होने की कगार पर है, तो हमें इंसानों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ सभ्यता बचानी चाहिए। झांगी ने उसकी बात सुनकर जू यूनकुए की तरफ देखा, जो साफ डर गई थी। अब वो झांगी से डरने लगी थी और बोली, मुझे इसमें मत घसीटो। झांगी ने फिर सुनुआंसी से कहा, तो फिर आप ही जाओ और उनसे बात करो, शांति से नेगोशिएट करो ताकि हम लैंड कर सके। सुनुआंसी घबरा गई, बोली, मैं बेवकूफ नहीं हूं, वो मुझे दुश्मन समझ लेंगे। झांग ही हंसने लगा, ओह, तो आप जो इतनी राइटियस बनती थीं, वो सब बातें थीं बस। अब सब लोग देख रहे थे, तो सुनुआंसी को मजबूरी में हां कहना पड़ा। झांगी ने उसे कुछ फूड पैकेट्स दिए और 2 क्रू मेंबर्स के साथ बोट में भेजा। आइलैंड से कुछ दूरी पर बोट रोकी गई। झांगी टेलीस्कोप मोड ऑन करके सीन देख रहा था, जैसे कोई ड्रामा हो। जैसे ही सुनुआंसी किनारे उतरी, क्रू वाले उसे छोड़कर लौट गए। वो चिल्लाने लगी, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। पर अब देर हो चुकी थी। पायरेट्स ने देखा कि एक लड़की अकेले सप्लाई के साथ आई है और सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। वो चिल्लाई, मैं पीस नेगोशिएशन के लिए आई हूं। पर वहां कोई उसकी बात नहीं समझ रहा था। सप्लाई लूट ली गई और फिर सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसके बाद जो हुआ, वो किसी हॉरर से कम नहीं था। उसकी चीखें कुछ ही पल में खत्म हो गईं। झांगी ने एक नजर देखा, फिर बोर होकर जम्हाई ली और वापस कमरे में चला गया। जब सब क्लियर हो जाए तब लैंड करेंगे। लाओतियान ने हामी भरी। ज्यादा दूरी की वजह से पैसेंजर्स को कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। जू यूनकुए बेचैन थी और लाओतियन से बोली, बाइनोक्यूलर्स दो। लाओतियान बोला, मैडम मत देखो, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, देख नहीं पाओगी। पर जू जिद पर अड़ी रही। उसने बाइनोक्यूलर लिया, देखा और फिर अचानक चीख कर दूर फेंक दिया। फिर डेक पर ही उल्टियां करने लगी। लाओतियान ने मुंह बिचकाया, आपके लिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरे लिए तो परफेक्ट था। जब से सुनुआंसी ने आइलैंड जाने की जिद की और जब तक उसका एंड हुआ, जू युनकुए एक वर्ड नहीं बोली। कब से पता नहीं, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे कोल्ड और रियलिस्टिक होता गया। अब वो झांगी को छेड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे डर था कि कहीं उसका हाल भी सुनुआंसी जैसा न हो जाए। 1 घंटे बाद झांगी ने रेस्ट करके खुद को फ्रेश किया और बोला, सबको रेडी करो, अब आइलैंड पर उतरना है। इस बार हर किसी को वेपन्स दिए गए, इवन टीनेजर्स को भी। झांगी ने सबको वार्न किया, अब इस आइलैंड के सारे पायरेट्स को खत्म करना है। अगर एक भी बच गया और उसने तुम्हारी लोकेशन बता दी, तो उसका रिजल्ट तुमने बीच पर देख ही लिया। सब डर गए और जल्दी से हां में सिर हिला दिया। लाओ त्यान ने बोट्स नीचे करवाई और सबको उतारा गया। पायरेट्स के पास हथियार कम थे और झांगी की टीम के पास फुल फायर पावर, तो फाइट एक तरफा रही। कुछ पायरेट्स स्ट्रांग थे, पर झांगी ने उन्हें भी आसानी से शूट कर दिया। सिर्फ 2 घंटे में पूरा आइलैंड क्लियर हो गया। झांगी पायरेट्स की छुपी हुई केव में पहुंचा। ये केव अंदर से बड़ी और वार्म थी, डूम्सडे के लिए परफेक्ट शेल्टर। अंदर ब्लड की स्मेल थी और बॉडीज चारों तरफ बिखरी थी। झांगी ने सबको बुलाया और बोला, अब कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। मैं वापस हुआशु कंट्री जा रहा हूं, रीइंफोर्समेंट लेकर लौटूंगा। सुनते ही सब डर गए कि शायद वो उन्हें छोड़ के जा रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि जू, युनकुए और बाकी क्रू भी यहीं रुकेंगे। सबको थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब जू युनकुए डर गई। वो भागी और बोली, प्लीज मुझे साथ ले चलो, मैं यहां अकेली नहीं रह सकती। झांगी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, एक टाइम में मैं सिर्फ एक ही ले जा सकता हूं, टेंशन मत लो, मैं वापस आऊंगा। सच तो ये था कि 2 लोगों को साथ ले जा सकता था, पर झांगी को एनिमी से प्रोटेक्शन चाहिए था। जू युनकुए उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। झांगी ने सबका कम्युनिकेशन डिवाइस कलेक्ट किया और सबके लिए फूड वाटर छोड़कर जो केयर को लेकर निकल गया। कॉम्बैट सूट की हेल्प से वो जो को आसानी से उठाकर पोर्टल ओपन करता है और गायब हो जाता है। लाओ त्यान और बाकी लोग बाहर गन लेकर गार्ड पर लग जाते हैं।
चाय। बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के जांगी की एस्केप स्पीड एक्सीलेंट थी। वो स्पेस में 1000 मीटर तक मूव कर सकता था। यहां तक कि कोलंबियन नेवी जैसी स्ट्रॉन्ग फोर्स भी उसके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाई। आधे घंटे के अंदर वो लैंड पर पहुंच गया। कुछ देर बाद वो और जू पहुंचे टियानहाई सिटी, वो जगह जिसे छोड़े हुए 4 महीने से ज्यादा हो चुके थे। टीवी टावर देखकर दोनों ने लंबी सांस ली। वो वापस घर आ गए थे। झांगी ने अपना कम्युनिकेशन ऑन किया और फैमिली को मैसेज भेजा, मैं वापस आ गया। सबकी आंखें खुशी से नम थीं। यांगसिया, शिन शिन, लूकरन सब दौड़कर उससे लिपट गए। हुआ हुआ उछलकर उसके सिर पर चढ़ गई और उसके कान चाटने लगी। फैटी सू और अंकल यू भी एक्साइटेड थे। फाइनली तू वापस आ गया। थकावट से भरी जर्नी के बाद एक घर की वार्मथ मिलना सबसे बड़ी रिलीफ होती है। सबने झांगी और जो को घेर लिया और समुंदर की स्टोरी सुनने लगे। वैसे तो झांगी को तुरंत वापस जाकर जू युनकुए को लाना था, क्योंकि वो जू जेंग की नीस थी। पर वापस आते ही सब भूल गया। 4 महीने तक समुंदर में भटकते रहना आसान नहीं था, खासकर जब वो आइस फॉग सी में था। झांगी ने वार्म बाथ लिया, क्लीन पजामा पहना और लिविंग रूम में आया। सब उसकी तरफ देख रहे थे, सुनने को रेडी। उसने गरम कैपुचिनो लिया, सिप किया और अपनी समुद्री जर्नी सुनानी शुरू कर दी।